प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का लॉन्ग क्वेश्चन का जो शेष भाग बचा हुआ है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित श्वासनांगों पर टिप्पणी लिखिए। वह लेरिक्स है, ट्रेकिया है, ब्रिकाई फेफड़ा है। इस पर हम लोगों को टिप्पणी अर्थात इसके बारे में कुछ लिखना है। तो लेरिक्स क्या होता है? यह श्वास नली का वह भाग है जहां ग्रसनी ट्रेकिया से जुड़ती है। इसे स्वर या कंठ कहते हैं। यह भोजन नली की प्रतिपृष्ठ सतह पर स्थित होता है। इसकी गुहा यानी कंठकोश आगे की तरफ ग्लॉटिक्स छिद्र द्वारा ग्रसनी से जुड़ता है। इसके ऊपर इपिग्लॉटिक्स नामक एक उपस्थिति होती है जो भोजन निगलते समय ग्लॉटिक्स को बंद कर देती है। इसका मुख्य कार्य जो है ध्वनि उत्पन्न करना होता है। ट्रेकिया क्या होता है? ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी उपास्थि की एक नली है जो हवा को लेरिक्स से ब्रॉकस तक ले जाती है। ब्रकाई क्या होता है? ट्रेकिया वक्षीय गुहा में जाकर 2 शाखाओं में बट जाते हैं जिन्हें ब्रकाई कहते हैं। इससे होकर वायु फेफड़े में पहुंचता है। फेफड़े क्या होता है कि प्रत्येक ब्रॉक्स जो है अपनी तरफ से फेफड़े से खुलते हैं। ये ब्रॉक्स फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद अपने पतली पतली शाखाओं में बट जाते हैं। ये शाखाएं पुनः छोटे छोटे कोष्ठों में बट जाते हैं जिन्हें कुपिका कहते हैं। इसी के लिए पतली और दीवार द्वारा वायु का आदान आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है, लसिका वाहिकाएं और रुधिर वाहिकाएं में अंतर क्या है? तो देखिए, लसिका वाहिकाएं क्या होता है कि यह एक रंगहीन होता है। ये लसिका का परिवहन करती है। ये रक्त कोशिकाओं से बड़ी होती है। और रक्त वाहिकाएं क्या होते हैं? ये लाल रंग की होती है। ये रक्त का परिवहन करती है। ये लसिका वाहिकाओं से तंग होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राणी संभोजी पोषण और मृतोपजीवी पोषण में अंतर बताना है। मृतोपजीवी जो है पोषण में अंतर बताना है। तो प्राणी संभोजी पोषण क्या होता है? मृतोपजीवी पोषण क्या होता है? तो प्राणी संभोजी पोषण, ये जंतु ठोस पदार्थों का भक्षण करते हैं। ये प्राणी के शरीर में होता है, जैसे अमीबा, चूहा, मनुष्य आदि इसके शरीर में होता है। और मृत जीवी पोषण क्या होता है? ये मृत व गले सड़े पदार्थों से भोजन लेता है। ये शरीर के बाहर होता है, जैसे फुफुंदी आदि। ठीक है। अंतःकोशिकीय और बाह्यकोशिकीय पाचन में अंतर बताना है। अंतःकोशिकीय पाचन क्या होता है? ये निम्न वर्ग के जंतुओं में होता है, जैसे अमीबा। कोशिकाएं एंजाइम की सहायता से कोशिका के अंदर होता है। जबकि बाह्य कोशिका पाचन में क्या होता है? यह उच्च वर्ग के जंतुओं में पाया जाता है। एंजाइम की सहायता से कोशिका के बाहर होता है। और फिर जो है अंतःकोशिका में देखेंगे कि पाचन रस जीव द्रव में होता है। पाचन के बाद पूरा भोजन वहीं रहता है। जबकि ये जो है बाह्य कोशिका में होता है कि पाचन रस ग्रंथियों से आहार नाल में आते हैं। अपचित भोजन का ही अवशोषण होता है। शाकाहारी एवं मांसाहारी जीवों में अंतर बताना है। तो शाकाहारी जीव क्या होते हैं कि ये अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। कृदंत दांत अधिक विकसित होते हैं। नाखून कम विकसित होते हैं, जैसे घोड़ा, गाय, बकरी, ऊंट जो है इसका नाखून बहुत कम विकसित होते हैं। मांसाहारी जीव में ये जंतुओं पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। रदनक दांत आदि विकसित होते हैं। नाखून अधिक विकसित होता है, जैसे चीता, शेर, मगरमच्छ, मेढक, ये सब। अगला क्वेश्चन फिर है,
कि लाल रुधिर कणिकाएं और श्वेत रुधिर कणिकाएं में अंतर बताना है। तो ये लाल रुधिर कणिकाएं और ये है श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो लाल रुधिर कणिकाएं को पहले देख लेते हैं, इसकी संख्या अधिक होती है। ये अस्थि मज्जा में बनती है। ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है। इसकी सतह पर लाल रंग का वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जबकि श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या होती है, इसकी संख्या लाल रुधिर कणिकाओं से कम होती है। ये हमारे शरीर की बीमारियों को संक्रमण से बचाती है। ये प्रतिरक्षी बनाती है जो आक्रमणकारियों से लड़ता है। रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं कि ये पौधों की उन कोशिकाओं में होता है जिनमें हरित लवक पाया जाता है। यह एक उपचय क्रिया है। इसमें जल और CO2 कच्ची सामग्री के रूप में ग्लूकोज व ऑक्सीजन उत्पादन के रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें ऊर्जा का भोजन के रूप में संग्रहण होता है। जबकि श्वसन क्या होता है कि यह पौधों और जंतुओं की प्रत्येक कोशिकाओं में होता है। यह एक अपचय क्रिया है। इसमें प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है। इसमें भोजन की ऊर्जा निष्कासित होता है। अगला है विसरण और परासरण में अंतर बताना है। तो विसरण क्रिया क्या होता है कि जब दो विभिन्न सांद्रता के पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करता है। इसमें किसी प्रकार की झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। यह दोनों दशाओं में होता है। इसमें कोई दाब उत्पन्न नहीं होता है। यह ठोस, द्रव और गैस सभी में होता है। ठीक है। परासरण क्या होता है कि जब दो विभिन्न सांद्रता के पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बढ़ता है। इसमें दोनों विलयनों के बीच अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। यह एक ही दिशा में होता है। इसमें परासरण दाब उत्पन्न होता है। यह द्रव और उसमें घुलित पदार्थ होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मृत जीवी एवं परजीवी में अंतर बताना है। तो मृत जीवी क्या होता है कि मृत अवक्षय शरीर से भोजन लेता है। ये मृतोपजीवी हैं। मृत जीवी जीवों में फफूंदी, ईस्ट, छत्रक और जीवाणु जैसे जीव आते हैं। जबकि परजीवी में ये जीव दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। ये प्राणी संभोजी है। इसमें मलेरिया परजीवी, फीता कृमि, गोल कृमि आदि जीव आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्ग्रहण और मल परित्याग में अंतर बताना है। तो अंतर्ग्रहण क्या मतलब और मल परित्याग, अंतर्ग्रहण क्या होता है, इस क्रिया में भोजन शरीर के अंदर लिया जाता है। यह ठोस या द्रव हो सकता है। इसमें भोजन के साथ रुक्षांश भी होता है। इसमें भोजन लेना कहते हैं, इसे भोजन लेना कहते हैं। जबकि मल परित्याग क्या होता है, इस क्रिया में अपचा भोजन शरीर से बाहर निकाला जाता है। यह ठोस द्रव का मिश्रण होता है। इसमें रुक्षांश और अपचा भोजन होता है। इसे मल परित्याग कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन लेने की क्रिया विधि के दो प्रमुख दो आधारों का विवरण दीजिए कि कौन कौन से है श्वसन लेने की क्रिया विधि। तो देखिए, श्वासोश्वास की क्रिया में गैसीय आदान प्रदान के लिए वायुमंडलीय वायु को फेफड़े के अंदर लिया जाता है तथा श्वसन के पश्चात फेफड़े की वायु CO2 को शरीर से बाहर किया जाता है। मनुष्य में श्वासोश्वास की क्रिया विधि दो चरणों में पूरा होता है। एक होता है निश्वास, जो वायुमंडलीय या वातावरणीय वायु में फेफड़ों में भरने की क्रिया को निश्वास कहते हैं। इस क्रिया में मस्तिष्क के श्वसन केंद्र से प्राप्त उद्दीपन के कारण बाह्य इंटरकॉस्टल पेशियां संकुचित होती है, जिससे पसलियां बाहर की ओर झुक जाती है। इसी समय डायाफ्राम की अरीय पेशियां संकुचित तथा उदर पेशियां शिथिल हो जाती है। इससे
वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ने के साथ फेफड़े का आयतन भी बढ़ जाता है। फलतः श्वसन पथ से वायु अंदर आकर फेफड़े में भर जाता है। निश्वास क्या होता है कि वह क्रिया है जिसके द्वारा फेफड़ों की वायु को निश्वास होता है। वह क्रिया है जिसके द्वारा फेफड़ों की वायु को वायु पथ द्वारा शरीर से बाहर किया जाता है। इस क्रिया मस्तिष्क के श्वसन केंद्र का उद्दीपन के कारण अतः इंटरकॉस्ट पेशियां, संकुचित डायाफ्राम की पेशियां शिथिल तथा उदर गुहा की पेशियां संकुचित होती है। फलतः वक्षीय गुहा के साथ फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है और फेफड़ों की वायु श्वसन पथ से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख गुहा में पाचन क्रिया समझाइए। तो मुख गुहा में पाचन क्रिया, मुख गुहा में भोजन को दांतों द्वारा चबाया और पीसा जाता है। चबाते समय भोजन से लार अच्छी तरह मिलकर उसे लग्दी में बदल देता है। अब लार में उपस्थित एंजाइम द्वारा भोजन का निम्न प्रकार का पाचन होता है, जो है म्यूसिन। यह भोजन को चिकना बनाता है, जिससे यह आसानी से सरक कर आहार नाल में बढ़ जाता है। टाइलिन, यह भोजन में उपस्थित मंड यानी स्टार को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। यदि टाइलिन बहुत देर तक क्रिया करता रहे तो माल्टोज ग्लूकोज में बदल जाता है, इसलिए अधिक देर तक भोजन चबाने से मीठा लगने लगता है। लाइसोजाइम, यह क्या होता है? यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं की कोशिका भित्ति के पॉलीसेक्राइड्स को पचाकर जीवाणुओं को मारता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त दाब किसे कहते हैं, इसे कैसे मापते हैं, रक्त दाब अधिक बढ़ जाने से क्या क्षति हो जाती है? तो देखिए, रक्त वाहिकाओं की दीवारों के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्त दाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रक्त का दाब निलय प्रकुंचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा निलय अनुशीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 मिलीमीटर तथा अनुशीतलन दाब लगभग 80 मिलीमीटर पारा होता है। जैसे देखिए, ये जो है ना ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र है। स्फाइगमो मैनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं और इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना है। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। इससे आंख, मस्तिष्क आदि अंगों में की धमनी फट जाती है। इससे आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य प्रकाश में होती है, इसलिए प्रकाश का प्रकार तथा उसकी तीव्रता इस क्रिया को प्रभावित करती है। प्रकाश की लाल एवं नीली किरणों तथा 100 फुट कैंडल से 3000 फुट कैंडल तक प्रकाश तीव्रता प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाती है, जबकि इससे उच्च तीव्रता पर क्रिया रुक जाती है। CO2, वातावरण में CO2 की मात्रा 0.03% होती है। यदि इस सीमा को CO2 की मात्रा बढ़ाई जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ सकती है, लेकिन अधिक होने से घटने लगती है। तापमान, यह प्रकाश संश्लेषण के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम सबसे उपयुक्त होता है। इससे अधिक या कम होने पर दर घटती बढ़ती रहती है। जल क्या होता है, इसमें भूमिका क्या निभाता है कि इस क्रिया के लिए जल एक महत्वपूर्ण यौगिक है। जल की कमी होने से प्रकाश संश्लेषण
की प्रक्रिया प्रभावित होती है, क्योंकि जीव द्रव की सक्रियता घट जाती है, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। ऑक्सीजन, यह क्या होता है कि प्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन की सांद्रता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित नहीं होती है, लेकिन यह पाया गया है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर घट सकती है। अगला क्वेश्चन है, रंध्र और वातावरण क्या है, श्वसन में इसकी क्या भूमिका है। तो देखिए, पौधों की पत्तियों की सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो भीतरी पादप ऊतकों और बाहरी पर्यावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा यानी रंध्र स्टोमेटा कहते हैं। वायु अन्य जीवित कोशिकाओं तक विसरण के द्वारा पहुंचती है। सांद्रण तनों में छाल में उपस्थित छिद्र है जिनके द्वारा तना वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करता है। वृद्धि के बाद वातरंध्रों को निर्माण इसलिए होता है क्योंकि कर्क कोशिकाएं अवकाशहीन एवं सुवेरिन युक्त होने के कारण अपरागम्य होता है। ठीक है, ये देखिए जो है रंध्र का खुलना और बंद करना होना, स्टोमेटा कैसे खुलता है बंद होता है। वहीं वातरंध्र स्टोमेटा के नीचे तथा कार्क कैबियम की क्रियाशीलता से बनते हैं। इनके निर्माण के दौरान कर्क कैबियम बाहर की ओर पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमा कोशिकाएं बनाता है जिन्हें पूरक कोशिका कहते हैं। इन कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है जिससे बाह्य त्वचा टूट जाती है। इन स्थानों पर पूरक कोशिकाएं सूक्ष्म छिद्र वातरंध्र सहित उभर आती है। इन कोशिकाओं के बीच में पर्याप्त अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं जिससे गैसों का विनिमय तथा जल वाष्प के रूप में निकलता रहता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के लसिका तंत्र पर टिप्पणी लिखिए तथा लसिका के दो प्रमुख कार्यों को इंगित कीजिए। ठीक है, तो मनुष्य हमारे शरीर में रक्त लगातार हृदय की ओर जाता है और वापिस अंगों के पास जाता है, पर इसके अतिरिक्त एक और भी परिसंचरण तंत्र है जो बंद वाहिकाओं या परिसंचरण कहलाता है। इसे लसिका तंत्र कहते हैं। लसिका या लिम्फ स्वच्छ तरल है जो रक्त कोशिकाओं से बाहर आ जाता है और सभी ऊतक गुहाओं को गीला रखता है। यह हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त की तरह लाल नहीं होता है, इसका रंग हल्का पीला होता है। यह ऊतकों की ओर से हृदय की ओर ही बहता है। यह किसी पंप के द्वारा गति नहीं करता है। इस तंत्र में अनेक वाहिनियां, ग्रंथियां और वाहिनिकाएं होती है। जैसे ये देखिए, ये लसिका का सारा तंत्र है। इसके कुछ प्रमुख कार्य है। लसिका क्या करता है, हानिकारक जीवाणुओं को समाप्त कर रोगों से शरीर की रक्षा करता है। शरीर पर लगे घावों को ठीक करने में सहायता करता है। लिम्फ नोड में छानने का कार्य करता है। छोटी आंत में वसा का अवशोषण करता है। लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। डायलिसिस की प्रक्रिया क्या है? कई बार विपरीत परिस्थिति के कारण गुर्दे अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं करते हैं। शरीर में बनने वाला यूरिया तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थ को ये रक्त छानने में असमर्थ हो जाते हैं, जिस कारण रक्त में ये विषैले पदार्थ बढ़ने लगते हैं। तब डायलिसिस तंत्र का प्रयोग कर रक्त को साफ किया जाता है। इस तंत्र में रक्त से सेलोफोन झिल्ली की बनी नलिकाओं में बहती है। इन कोशिकाओं के बाहर रक्त का संप्राशी लवण द्रव को बहाया जाता है, जिसके कारण नलिकाओं के अंदर बहते रक्त से ऊर्जा उत्सर्जी पदार्थ अलग होकर यंत्र के द्रव में आ जाते हैं और रक्त यूरिया तथा उत्सर्जी पदार्थों से मुक्त हो जाता है। इस क्रिया के बाद रक्त में
रक्त को शरीर में वापिस भेज दिया जाता है। ठीक है, ये डायलिसिस का, एक तरफ से देखिए, एक तरफ जो है गंदा रक्त निकलता है जिसको डायलिसिस करके साफ करके फिर शुद्ध रक्त जो है अंदर भेज दिया जाता है, यही डायलिसिस का क्रिया होता है। जंतुओं में गैसीय आदान प्रदान की विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो जंतुओं में गैसीय आदान प्रदान निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। सामान्य कोशिकाओं में सतह द्वारा, इसमें प्रक्रम श्वसन एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम, स्पंजो तथा सिलेंट्रेटम में होता है। इसमें जीव की कोशिकाएं सीधे जल के संपर्क में रहता है तथा सामान्य विसरण द्वारा O2 को ग्रहण तथा CO2 को त्यागती है। दूसरा होता है त्वचा द्वारा। एनेलिडा यानी केंचुआ, जोंक, नेरीज, एम्फीबिया, मेढक संघ के जंतुओं की त्वचा में कोशिकाओं का जाल फैला होता है जिसकी सहायता से त्वचा जो है गैसीय आदान प्रदान करती है। श्वसन नलिकाएं। आर्थ्रोपोडा समूह में जंतु जैसे कीटो, कॉकरोच, बिच्छू आदि में श्वसन, गैसीय आदान प्रदान एवं परिवहन पतली पतली नलिकाओं द्वारा होता है जिन्हें ट्रेकिया यानी श्वसन नलिका कहते हैं। ये पूरे शरीर में एक जाल सा बनाती है जिसे ट्रेकिया सिस्टम कहते हैं। गिल्स क्या होता है कि विकसित जलीय जीवों जैसे मछलियों, झींगों, मोलास्को, इकाइडो, मेढक, टेडपीलो आदि में गैसीय आदान प्रदान गिल्स के द्वारा होता है। फेफड़े द्वारा उभयचरों, स्तनियों सहित कीटों के सभी जीवों में गैसीय आदान प्रदान फेफड़े द्वारा होता है। फेफड़ों द्वारा होने वाली श्वसन क्रिया को फुफ्फुसी श्वसन कहते हैं। इनमें जीवों में एक विकसित श्वसन तंत्र पाया जाता है जिसके द्वारा वायु को फेफड़े तक लाया जाता है तथा उससे बाहर निकाला जाता है। इस तरह फेफड़ों की सतह द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय रोग होने या इसकी शंका के निवारण के लिए डॉक्टर के द्वारा प्रायः कौन सी परीक्षण किया जाता है? ये हृदय की प्रक्षमता को किस प्रकार मापते हैं? ठीक है, तो किसी व्यक्ति को हृदय रोग होने या उसकी शंका होने पर प्रायः सबसे पहले ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा हृदय की कार्य विधि का अध्ययन होता है। हृदय के निकट के हिस्से में शरीर पर उपस्थित स्थानों पर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। हृदय संकुचन के समय जो विद्युत विभव ऐसे नोड से उत्पन्न होकर हृदय के विशिष्ट समवाही पेशी तंतुओं में प्रवाहित होकर हृदय की पेशियों को सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है, इस अध्ययन के द्वारा इसे मापा जाता है। अगर हृदय में कोई दोष होता है तो वह ग्राफ में पता लग जाता है। जैसे देखिए ये ग्राफ में पता लग जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण किस प्रकार होता है? सचित्र वर्णन कीजिए, यानी चित्र के साथ वर्णन कीजिए। तो पाचन क्रिया के बाद भोजन के प्रोटीन अमीनो अम्ल से स्टार्च शर्करा में तथा वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में रूपांतरित हो जाते हैं। ये पदार्थ आहार नाल की गुहा में पाए जाते हैं तथा इनका अवशोषण छोटी आंत की सूक्ष्मांकुर द्वार होता है। छोटी आंत में स्थित पदार्थों का ये निष्क्रिय व सक्रिय रूप से प्रसारित होकर आंत में म्यूकस झिल्ली की रुधिर कोशिकाओं या लसिका कोशिकाओं में कोशिका से होते हुए जाते हैं। निष्क्रिय अवशोषण में कोशिकीय ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। इसमें पदार्थ सांद्रता प्रवणता के अनुसार कोशिकाओं में चले जाते हैं, जबकि सक्रिय अवशोषण के द्वारा पदार्थ के अवशोषण में कोशिकीय ऊर्जा का उपभोग होता है। रुधिर कोशिकाएं आपस में मिलकर यकृत वाहिका शिरा बनाती है जिसके द्वारा ये अवशोषित पदार्थ
यकृत में पहुंचा दिए जाते हैं। लसिका कोशिकाएं आपस में मिलकर लसिका परिसंचरण तंत्र की वक्षीय वाहिनी में खुलती है। अब ये पदार्थ परिसंचरण तंत्र द्वारा संपूर्ण शरीर में पहुंच जाते हैं। छोटी आंत और शोषण द्वारा कार्य के लिए पूरी तरह से जो नीचे चित्र हम दिखा रहे हैं और शोषण को प्रदर्शित करता हुआ एक सूक्ष्मांकुर अनुकूलित होती है। जैसे ये देखिए, ये जो है ना किनारे किनारे जो है छोटे छोटे रसांकुर होते हैं छोटी आंत में, जो कि हमारे भोजन के अवयवों को जो कि पचा हुआ रहता है वह जो है उसको अवशोषित करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का यह बायोलॉजी का चैप्टर जो है वह चैप्टर जो है जय प्रक्रम का वह सब कुछ हम लोग जो है नोट्स देख लिए हैं। हम लोग टोटल आंसर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब देख लिए हैं। अब हम लोग अगला चैप्टर देखने जा रहे हैं।